हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का? तो क्रांतिक कोण का और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोग जैसा कि पहले जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण जब प्रकाशतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब के तरफ मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हो जाती है। इसी घटना पर आधारित एक घटना है आज का क्या कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि अगर मान लिया जाए कि कोई सा दो माध्यम है और दो माध्यम में एक माध्यम को हम लोग बोल दें क्या, प्रकाशतः सघन माध्यम, और सघन माध्यम इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, डेंसर मीडियम। और इधर मान लें क्या हम लोग कि ये माध्यम जो है ये है कैसा, विरल माध्यम, और इस विरल माध्यम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। यदि म्यू 2 छोटा हो और म्यू 1 बड़ा हो, या म्यू 2 ही बड़ा हो, यदि मान लिया जाए क्या कि म्यू 2 बड़ा हो किससे, म्यू 1 से, इसका मतलब सीधा सा बात है कि म्यू 1 में जो है सो प्रकाश की चाल अधिक है और यह विरल माध्यम है। आप जरा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो मान लिया जाए क्या कि अगर कुछ प्रकाश की किरणें हम इस सतह पर आपतित करवाएं, अगर हम कुछ प्रकाश की किरणें इस सतह पर आपतित करवाएं, अलग अलग बिंदु में ली गई है। अगर प्रकाश की किरण का बात करें तो कोई भी प्रकाश की किरण मान लीजिए कि यहाँ से कम एंगल बनाते हुए, कम आपतन कोण बनाते हुए अगर इस सतह पर आपतित होती है, ये आई बनाते हुए, तो ये यहाँ से क्या होगी कि अविलंब से दूर जाएगी। जब भी सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या होगी, ये अविलंब से दूर हटेगी। अगर हम यहाँ पर क्या करें कि थोड़ी सी आपतन कोण को और बढ़ाएं, तो अगर थोड़ी सी आपतन कोण को हम और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान भी जो है ये थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोगों ने क्या किया है, आपतन कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ाया है। अब यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश की किरण और अधिक अपवर्तित होकर के दूर जाएगी, और अधिक अपवर्तित होकर के दूर जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान, आई का मान बढ़ाते जा रहे हैं दो माध्यम के लिए, तो अपवर्तन कोण का मान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम आपतन कोण का मान हम इस तरीके से रखें, आपतन कोण का मान हम कुछ इस तरीके से रखें कि अगर प्रकाश की किरण इस कोण पर आपतित हो जाए तो क्या हो कि ये जो अपवर्तित हो, ये अपवर्तित बिल्कुल एकदम सतह से ही हो जाए, एकदम अपवर्तित क्या हो जाए, सतह से ही हो जाए। और सतह से ही जब अपवर्तित हो जाएगा तो इसी आपतन कोण को आई इक्वल टू हम लोग बोलते हैं क्या, सी, और इस सी को बोला जाता है क्या, क्रांतिक कोण। आपने देखा क्या कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटती जाएगी। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी लगातार बढ़ता जाएगा, और अपवर्तन कोण का मान अगर लगातार बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि एक पार्टिकुलर आपतन कोण पे अपवर्तन कोण का मान, ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा और प्रकाश की किरण एकदम माध्यम के सतह से होकर के ही चली जाएगी। तो वही अधिकतम आपतन कोण, जिस आपतन कोण पर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और उस आपतन कोण पर यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाए या प्रकाश की किरण सतह से होते हुए चली जाए, तो इस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रकाश की किरण हमेशा ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं आएगी। मान लिया जाए कि यदि विरल से सघन में आएगी तो विरल से सघन में आने के केस में हम लोग जानते हैं क्या कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो यह अविलंब के तरफ मुड़ती है। तो अविलंब के तरफ अगर प्रकाश की किरणें मुड़ेगी अपवर्तन के बाद, अगर अविलंब के तरफ प्रकाश की किरणें मुड़ेगी अपवर्तन के बाद, तो आप देख पाएंगे क्या कि यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ये अपवर्तन के बाद अविलंब के तरफ मुड़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि लगातार आपतन कोण का मान बढ़ाने से क्या हो रहा है, अपवर्तन कोण का मान और अधिक घट जा रहा है।
तो आपतन कोण का मान बढ़ाने से यदि अपवर्तन कोण का मान घट जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि जो अपवर्तन कोण का मान है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ये धीरे धीरे घट रही है, देखिए ये धीरे धीरे और क्या होगा, अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि कभी भी ऐसा सीन नहीं आएगा कि अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या, कि प्रकाश की किरण हमेशा कैसे माध्यम से आए, सघन माध्यम से आए और विरल माध्यम में प्रवेश करे, तभी ये लगातार अविलंब से दूर हटेगी। और जब अविलंब से लगातार ये दूर हटती जाएगी तो एक समय ऐसा निश्चित आएगा कि अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसी आपतन कोण को, जिस कोण पर अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो गया है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब जरा सा अगर ध्यान दीजिए तो हम लोग अगर क्रांतिक कोण का परिभाषा लिखना चाहें, तो क्रांतिक कोण का परिभाषा अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे क्या, कि यदि प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का वह मान, जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसी आपतन कोण को हम लोग कहते हैं क्या, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, इस क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं C से। यदि प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक विशेष आपतित किरण के कारण जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यही विशेष आपतन कोण जो होगा, जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, इसी अपवर्तन कोण को, इसी आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये अधिकतम वैसा आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। अब देखिए कि यदि प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या हो, क्रांतिक कोण से हम और अगर अपवर्तित कोण को हम बढ़ाएं, अगर यहां से आप देख रहे हैं कि आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। अब यहां के बाद अगर हम और आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगी, क्योंकि अब इससे ज्यादा ये नॉर्मल से दूर जाएगी तो पुनः दूसरे माध्यम में ही वापस आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि यदि हम लोग क्या करें कि यहां पर और अधिक मान को बढ़ाते जाएं, यदि हम और अधिक मान को बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति देखेंगे ऐसे कि मान लिया जाए क्या कि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आई है और इस तरीके से आई है, तो यहां से जो ये अपवर्तित हुई है, ये अपवर्तित अपने सतह पर ही हो गई है। और जब अपवर्तित अपने सतह पर हो गई है तो ऐसी स्थिति में हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं क्या कि ये जो आपतन कोण है, ये जो यहाँ पर आपतन कोण है, कोण I, और ये जो अपवर्तन कोण है, कोण R, ये 90 डिग्री की हो गई है। और 90 डिग्री की हो गई है तो इसी आपतन कोण को, जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब देखिए कि यदि हम आपतन कोण को और बढ़ाएं, यदि हम आपतन कोण को हम अगर और बढ़ाएंगे, मान लिया जाए कि थोड़ा सा हम आपतन कोण को और बढ़ाते हैं और इस आपतन कोण को अब की बार हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिए,
तो अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिए, ये जो आपतन कोण है ये आई जो है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल सी क्रांतिक कोण से अधिक है। तो अगर क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो ये तो सतह पर तो ऐसे ही आ गया है। अब अगर और अधिक अविलंब से दूर जाएगा, तो और अविलंब से अगर दूर जाएगा तो पुनः क्या होगा, इसी माध्यम में ये वापस आ जाएगा और प्रकाश के इसी घटना को आप देखें तो ये अब अपवर्तन नहीं रहा। हम लोग पढ़े हैं अपवर्तन का परिभाषा क्या, कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा में प्रवेश हो जाता, परिवर्तन हो जाता है, और इसी दिशा परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से चली है, और सघन माध्यम से चली है तो विरल माध्यम में गई नहीं है, ये पुनः सघन माध्यम में ही वापस आ गई है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलती है, दूसरे माध्यम से टकराती है और पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि परावर्तन बिना दर्पण का हो रहा है। तो जब परावर्तन बिना दर्पण का हो रहा है तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग कहते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस तरह के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप देखिए कि बिना दर्पण का परावर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के किरण का करीब करीब 100% परावर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। इसमें प्रकाश का अवशोषण नाम मात्र के लिए भी नहीं होता है, एकदम बिल्कुल निग्लिजिबल जो है सो प्रकाश का अवशोषण होगा, जिस कारण से जितनी प्रकाश की किरण यहां से जाएगी उतनी ही अपवर्तित हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो आप स्पष्ट शब्दों में ये कहेंगे क्या, कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण का आपतन कोण बनाते हुए प्रवेश करती है, तो वह पुनः सघन माध्यम में ही वापस आ जाती है। और पुनः सघन माध्यम में ही वापस आ जाती है तो प्रकाश के इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये परावर्तन कोण होगा, और निश्चित रूप से परावर्तन का नियम एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा ही सत्य है, और इसको ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो देखिए कि अगर आपसे बोला जाए कि क्रांतिक कोण का परिभाषा क्या होगा, तो क्रांतिक कोण का परिभाषा लिखने के लिए हम लोग, अगर बोला जाए आपसे क्या कि क्रांतिक कोण नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम लोग बोलेंगे क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बोलेंगे क्या, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बोलेंगे क्या, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक के आपतन कोण पर, अधिक के आपतन कोण पर आपतित होती है, अधिक के आपतन कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह पुनः सघन माध्यम में वापस आ जाती है। तो वह पुनः सघन माध्यम में वापस आ जाती है। अब जब पुनः सघन माध्यम में वापस आ गई तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से चली और दूसरे माध्यम से टकराई और पुनः पहले माध्यम में आ गई, सघन से चली, विरल से टकराई और पुनः सघन माध्यम में वापस आ गई। तो प्रकाश के परावर्तन के इसी घटना को, प्रकाश के परावर्तन के इसी घटना को, प्रकाश के परावर्तन के इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या भैया, कि जब प्रकाश की किरण
ये है आपका सघन माध्यम, ये है आपका सघन माध्यम, और ये है आपकी विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, लेकिन ध्यान रहे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो ये प्रकाश की किरण जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण जाएगी जो आपतन कोण बनाते हुए, ये आपतन कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण से अधिक का कोण होगा। ये जो आपतन कोण है आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आए, ये ग्रेटर देन सी है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल पे जो है तो अपवर्तित किरण सतह से होकर के जाती है। आप देखिए कि यहां से जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा और क्रिटिकल एंगल पे एकदम सतह पे आ जाएगा। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से और हम अधिक आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो ये पुनः क्या होगा, इसी माध्यम में वापस आ जाएगा। और इस तरीके से आप देखें कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चली, विरल माध्यम के सतह से टकराई और पुनः सघन माध्यम में वापस आ गई। तो एक माध्यम से चलती है, दूसरे माध्यम में टकराती है और पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये दो टर्म थे। दो टर्म में क्या था, एक था क्या, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल में मैंने आपको क्या बोला कि देखिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण, विरल से सघन में आएगी तो कभी भी जो है सो क्रिटिकल एंगल और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। क्यों कि अभिलंब के नजदीक आती जाती है और अधिक से अधिक क्या हो सकता है, आर का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो बस ये कहानी। तो ये 90 डिग्री का भी नहीं हो पाएगा जब विरल से सघन में आएगा तब। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो शर्त है वो शर्त है क्या, पहला कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही भेजेंगे हम किसी कोण पर, अभिलंब से दूर भागेगा। हम आपतन कोण और बढ़ाएंगे, अभिलंब से और दूर भागेगा। हम आपतन कोण और बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दूर जाते जाते एकदम सतह से परावर्तित होने लगेगा। अब जब सतह से ये अपवर्तित हो गया तो आप देखिए कि अपवर्तन कोण का मान कितने का हो गया, 90 डिग्री का। और जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हुआ, इसी आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं या क्रांतिक कोण कहते हैं। यहां हम लोगों ने परिभाषा भी लिखा है कि यदि प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में जाती है, प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, मतलब वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो, उसी आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इसे सी से डिनोट किया जाता है। तो आप देखिए कि किसी आपतन कोण पर आया और ऐसे प्रकाश की किरण अपवर्तित हो गई। इस स्थिति में जो अपवर्तन कोण का मान है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, जो अपवर्तन कोण है, इसका मान कितना हो गया, 90 डिग्री का। और इसी आपतन कोण को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब मैं क्या बोला आपको कि यदि हम क्या करें कि आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और ज्यादा कर लें तो ये क्या होगा, और अभिलंब से दूर भागेगा। और जब ये और अभिलंब से दूर आएगा तो ये पुनः क्या होगा, सघन माध्यम में ही वापस आ जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलेगी, किसी विरल माध्यम से टकराएगी और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो ये पुनः सघन माध्यम में वापस आ जाती है। और एक माध्यम से चली, दूसरे में टकराई और फिर पहले में वापस आ गई। इस घटना को तो हम लोग परावर्तन कहते हैं। और इस स्पेशल केस में देखिए कि आप बिना दर्पण का परावर्तन हो रहा है, तो इसी परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आप यहां देखे भी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएगी और क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर जाएगी तो पुनः सघन माध्यम में ही वापस आ जाएगी। और परावर्तन के इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जरा सा हम लोग देखना चाहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या है, ठीक ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए गणितीय गणना या फिर क्रांतिक कोण के लिए गणितीय गणना। आप देखिए कि हम लोग चाहते हैं कि क्रांतिक कोण का मान निकालें। क्रांतिक कोण के लिए गणितीय गणना, गणितीय गणना हम लोग चाहते हैं कि क्रांतिक कोण का जरा सा कैलकुलेशन करें। तो क्रांतिक कोण भाई एक ऐसा कोण था जिस कोण पर यदि प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, मान लीजिए कि ये जो माध्यम है ये है सघन माध्यम और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और ये जो है ये है कि आपका विरल माध्यम, और इस विरल माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
μ1 आपको निश्चित रूप से पता होगा कि जिसकी अपवर्तनांक अधिक होती है प्रकाश की चाल उसमें कम होती है, और जिसकी अपवर्तनांक कम होती है प्रकाश की चाल उसमें अधिक होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो μ1 है वो छोटा है और μ2 जो है वो बड़ा है। अब देखिए कि जब प्रकाश की किरण किसी कोण पर आपतित हुई और आपतन के बाद जब हम आपतन बिंदु पर अविलंब डालेंगे तो आपतन बिंदु पर अविलंब कुछ ऐसा होगा, और ये जो कोण होगा इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, एंगल आई। अब ये अपवर्तित इस तरीके से हो कि एकदम माध्यम के सतह से ही गुजर जाए। ये अपवर्तित इस तरह से हो कि ये क्या हो, एकदम माध्यम के सतह से ही गुजर जाए। तो जब यह माध्यम के सतह से ही गुजर जाएगा प्रकाश का किरण, तो माध्यम के सतह से ही गुजर जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो अपवर्तन कोण का मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। और आपतन कोण, इसी आपतन कोण को हम लोग क्या कहते थे, सी क्रांतिक कोण कहते थे। अब जरा सा आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो हम लोग यहां पर चाहते हैं क्या कि स्नेल के नियम का प्रयोग करें। हम लोग चाहते हैं क्या कि स्नेल के नियम का प्रयोग करें, और अगर स्नेल के नियम का प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि अगर स्नेल का नियम हम लोग लगाएंगे तो स्नेल के नियम से हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि स्नेल के नियम से हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि भाई स्नेल के नियम में जाने थे क्या कि जिधर का हम लोग अपवर्तनांक लेंगे उधर का ही कोण लेंगे साइन के साथ, जिधर का अपवर्तनांक लेंगे उधर का ही कोण लेंगे। तो आप देखिए कि स्नेल के नियम में अगर लगाएं तो μ2 इंटू साइन आई इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर लिखेंगे। तो हम लोग ये चीज देखेंगे क्या कि अगर स्नेल का नियम लगाते हैं तो जिधर का अपवर्तनांक यानी कि μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल आई इक्वल टू μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल आर। आप देखिए कि μ2 के जगह हम μ2 रहने दें, साइन ऑफ एंगल आई, तो यहां जो साइन ऑफ एंगल आई है ये किसके बराबर में है, क्रांतिक कोण सी के बराबर में, तो इसको साइन ऑफ एंगल सी लिख सकते हैं। μ1 इंटू साइन और एंगल आर का मान जो यहां हो गया है वो कितने का, 90 डिग्री का। तो आप यहां से देखेंगे क्या कि μ2 साइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू μ1 इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, और यहां से आप देखेंगे क्या कि साइन ऑफ एंगल सी जो निकलेगा वो निकलेगा कितना μ1 अपॉन μ2। अब देखिए कि साइन सी का वैल्यू निकल गया कितना μ1 अपॉन μ2। जब दो माध्यम दिए रहेंगे तो क्रांतिक कोण का मान दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, और इसको आप याद रख सकते हैं क्या कि अगर आपको एंगल सी चाहिए तो आप लिखेंगे कितना साइन इनवर्स μ1 अपॉन कितना μ2। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसमें भी ये कंफ्यूजन आएगा कि ऊपर कौन सा रखें नीचे कौन सा रखें। तो देखिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो μ1 होगा ये छोटा होगा और जो μ2 होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा सघन माध्यम का। तो आप हमेशा याद रखें ये बात कि क्रिटिकल एंगल निकालते समय छोटा ऊपर रखेंगे और बड़ा जो है ये नीचे रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, साइन सी का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए कि इसमें देखने वाली बात यह है कि यदि जो विरल माध्यम है वो हवा हो, यदि विरल माध्यम क्या हो, हवा हो, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, म्यू हो। यदि विरल माध्यम हवा हो यानी कि इसका अपवर्तनांक कितना, म्यू बराबर 1, एवं सघन माध्यम का अपवर्तनांक एवं सघन माध्यम का अपवर्तनांक एवं सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है, सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है ये अपवर्तनांक कितने का हो जाए, म्यू हो। तो देखिएगा ध्यान से कि अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बात करेंगे तो अब की बार जो एक माध्यम है जो विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम के जगह पर कौन है, हवा, जिसका अपवर्तनांक कितना है 1, और हम लोग माने हैं कि कोई सा अगर सघन माध्यम का बात करें जिसका अपवर्तनांक कितना हो म्यू, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग क्रांतिक कोण का मान का बात करेंगे तो मान लीजिए कि ऐसे प्रकाश की किरण आई और यह अपवर्तन के बाद सतह से चली गई लौट के, तो इसी बिंदु पर अगर आपतन बिंदु पर हम लोग अभिलंब डालेंगे कुछ ऐसा, तो यह कोण जो होगा आपका, यह कोण जो होगा जिसे आप लोग आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल कहेंगे, और यह जो अपवर्तन कोण होगा वो कितने का, 90 डिग्री का।
और ऐसे स्थिति में हम लोग लिखे हैं क्या कि जो साइन सी लिखेंगे, ये साइन सी लिखेंगे, छोटा अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम, और अपॉन बड़ा अपवर्तनांक जो माध्यम का अपवर्तनांक है म्यू। अच्छा, इसी स्थिति में आप ये भी देख सकते हैं कि ये म्यू 1 बाई म्यू 2 हम लोगों को कभी पढ़ा हुआ था कि जिसका निकालना रहे उसका ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहे उसका नीचे, अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आप चाहे तो इसी साइन सी को जो है, इसी साइन सी को जो है, तो हम लोग μ1 बाई μ2 को μ12 भी लिख सकते हैं। अब इसी को आप चाहेंगे तो μ12 लिखेंगे, या फिर आप चाहेंगे तो साइन सी को 1 अपॉन μ21 भी लिखेंगे। तो ये सब चीजों को भी ध्यान रखना है आपेक्षिक अपवर्तनांक से कि कैसे काम करेगा। आपको बताए थे कि जिसका निकालना रहे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहे उसका अपवर्तनांक नीचे। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, μ12 आपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष। और आप जानते थे कि μ21 1 अपॉन μ12 के बराबर में होता है, तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। हवा के लिए क्या बोला कि जो विरल माध्यम है, जो विरल माध्यम है हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है 1 के बराबर में, और कोई सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक यदि म्यू है तो हम लोग क्रांतिक कोण का मान 1/μ रखेंगे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है क्या कि क्या क्या स्थितियां हो सकती है। तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कम होगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा और स्नेल का नियम लगेगा। यदि क्या हो, आप ध्यान दें कि यदि क्या हो, यदि आपतन कोण का मान, यदि एंगल आई जो है आपतन कोण ये लेस देन हो जाए किसके, एंगल सी के, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन। यदि क्रांतिक कोण से कम मान पर अगर प्रकाश की किरण एंटर करती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। और प्रकाश का अपवर्तन होने की स्थिति में μ2 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन आर, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका क्या है, स्नेल का नियम, ये स्नेल का नियम लगेगा, स्नेल का नियम लगेगा। दूसरी बात कि यदि क्या हो जाए, यदि क्या हो जाए, एंगल आई जो आपतन कोण हो ये क्रांतिक कोण एंगल सी के बराबर में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ऐसी स्थिति में क्या होगी कि प्रकाश की किरण माध्यम के सतह से होकर के गुजरेगी, माध्यम के सतह से होकर के गुजरेगी, माध्यम के सतह से अपवर्तित होगी, माध्यम के सतह से अपवर्तित होगी। और इस केस में मैं आपको क्या बोला था कि जो अपवर्तन कोण का मान यदि एंगल आई बराबर एंगल सी होगा क्रांतिक कोण के मान के बराबर, तो ऐसी स्थिति में जो एंगल आर होगा वो कितने का, 90 डिग्री का। और हम लोग अभी देखे थे कि साइन सी बराबर जो हम लोगों को लिखना है वो μ1 बाई कितना, μ2, μ1 जो छोटा अपवर्तनांक रहेगा और μ2 जो बड़ा अपवर्तनांक रहेगा। और यदि क्या हो, तीसरी स्थिति में यदि क्या हो कि तीसरी स्थिति में यदि आपतन कोण जो है वो क्या हो कि क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन एंगल सी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हम आपको बताए थे कि एंगल आई बराबर कितना हो जाता है, एंगल आर के बराबर में ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन करने लगती है, करीब करीब 100% लाइट अपवर्तित हो जाती है। अब आपसे पूछा जाए क्या कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या शर्त है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें, अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त का हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला शर्त होगा, जो सबसे पहला शर्त होगा, ये शर्त होगा क्या कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो प्रकाश की किरण है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो जब तक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाएगा
तब तक ये अविलंब से दूर नहीं जाएगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहला केस आपको यही चीज ध्यान में रखना है क्या, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है तो प्रकाश की किरण कहां से कहां जाना चाहिए। तो पहला शर्त है ये कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी जो है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा तब। क्यों कि यह अविलंब के तरफ मुड़ेगी, और जब तक अविलंब के तरफ मुड़ेगी तो कभी क्रांतिक कोण नहीं बनेगा, और जब तक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक नहीं होगा तब तक प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होगा। और दूसरा शर्त यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आपके आपतन कोण का मान है, ये आपतन कोण का मान जो है क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगी, तो क्रांतिक कोण से जब आपतन कोण अधिक हो जाएगी तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये दो ही कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। यदि कोई प्रकाश की किरण इन दो शर्तों को पूर्ण रूप से पालन कर लेती है, इसका मतलब क्या कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पहला शर्त ये कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये कि जो आपतन कोण का मान है ये क्रांतिक कोण C से अधिक होना चाहिए। जब तक क्रांतिक कोण C से अधिक नहीं होगा तब तक प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस नहीं आएगी। फिलहाल आपको 3 पॉइंट को याद रखना है कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है तो इस केस में प्रकाश का अपवर्तन होगा। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर में है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर में हो जाएगा, और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हर एक स्थिति में प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश कर रही है। अब देखिएगा इसमें कि हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपको कह रहा है क्या कि एक कांच का गिलास मान लीजिए कि लेते हैं हम लोग, और एक कांच का गिलास लेते हैं, या फिर आप ऐसे सोचें कि ये जो माध्यम है यहां से यहां तक, इस माध्यम में एक माध्यम जो है ये है क्या, कांच, और इस कांच का जो अपवर्तनांक है ये अपवर्तनांक है कितना, 1.5, और ऊपर में जो है ये है क्या, हवा, और इस हवा का जो अपवर्तनांक है ये कितना है, म्यू बराबर 1। तो ऐसी स्थिति में आपको कह रहा है क्या कि बताइए कि इस क्रांतिक कोण का मान जो है तो कितना होगा, कि जिस क्रांतिक कोण पर ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद इसी सतह से वापस चले जाए। तो इसी सतह से वापस चले जाए तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग क्रांतिक कोण का मान निकालेंगे ये एंगल C, या इसी को आप एंगल I भी बोल सकते हैं, और अपवर्तन कोण का मान यहाँ 90 डिग्री। तो मैं आपको सीधे बोल रहा हूं कि आपके पास दो उपाय है कि या तो आप क्या करें, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लगा दें, स्नेल का नियम। तो अगर हम लोग स्नेल के नियम से देखेंगे, स्नेल के नियम से अगर आप देखेंगे, तो स्नेल के नियम से आप देखेंगे तो जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण, ऊपर का अपवर्तनांक लिए ऊपर का कोण लिए sin 90 डिग्री, बराबर नीचे का अपवर्तनांक और नीचे का कोण कितना लिए, sin C। ऐसी स्थिति में आप देखिए 1 गुने sin 90 का मान 1 बराबर 1.5 और गुने कितना हो जाएगा, sin C। और यहां से आप देखेंगे कि अगर sin C का वैल्यू हम लोग लिखें तो 1 गुने 1 और बट्टा कितना, 1.5, दशमलव उड़ाइए, 0 डालिए, 5 से 2 और 3 बार में कटेगा, तो sin C का मान जो आया आपका वो कितना आया, 2/3। और आप ध्यान दें तो ये जो मान होता है लगभग साइन कितने का, 42 डिग्री का। तो आप कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान अगर बात करेंगे तो ये क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, 42 डिग्री। इसका मतलब कि किसी भी कांच में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, यदि कोई प्रकाश की किरण C
क्रांतिक कोण से कम पड़ जाती है, अर्थात 42 डिग्री से कम पड़ जाती है, तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। यदि 42 डिग्री पर जाता है तो ये सतह से होकर के ही गुजर जाएगा, और अगर 42 डिग्री से अधिक जाता है तो ये फिर से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का केस बनेगा। और इस केस पर हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं। एक आध क्वेश्चन में आपको कहेगा क्या कि प्रकाश के किरण का प्रकाश के किरण का पथ पूर्ण करें, प्रकाश के किरण का पथ पूर्ण करें। और इस प्रकाश के किरण का पथ पूर्ण करने के लिए आपको जो कह दिया है, वो कह दिया है क्या कि एक जो है सो कांच है, एक जो है सो कांच है, और ये कांच जो है सो कुछ इस तरह से है कि कांच जो है ये कुछ इस तरह से है कि मान लिया जाए क्या कि ये ऐसा, यहां से 90 डिग्री, और ये ऐसी स्थिति में। और इस कांच का अपवर्तनांक आपको दे दिया है क्या कि ये है कितना, 1.5। सराउंडिंग में है आपके पास क्या, हवा, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1 के बराबर में। आपसे कह रहा है क्या कि एक प्रकाश की किरण यहां से आई और इस सतह पर गई, और इस प्रकार से गई है इस सतह पर कि ये वाला कोण जो है ये कितने का बना, 42 डिग्री का। तो आपको बताना है कि इस प्रकाश के पथ जो है सो कैसे कैसे जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या यहां पर आपतन कोण का मान 42 डिग्री है। तो अगर आपको लगता है कि है तो आप गलत हैं। सबसे पहले क्या करिए कि जहां पर प्रकाश की किरण पड़ी वहां पर अविलंब डालिए, और अविलंब जो होता है, अविलंब और आपतन कोण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। तो ये अगर 42 डिग्री है तो यहाँ पर आपतन कोण कितना होगा, 48 डिग्री। और अभी हम लोग पढ़े थे कि इस स्थिति में कांच के लिए जो है सो क्रांतिक कोण का मान जो C होता है ये कितना होता है, 42 डिग्री। अब इस 42 डिग्री से देखिए कि आपतन कोण का मान अधिक है, तो आपतन कोण का मान अधिक है, इसका मतलब ऐसी स्थिति में जो है तो प्रकाश की किरण का मान जब आपतन कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन किया जाता है। तो अगर ये 48 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 48 डिग्री का। अब यहां से देखिए कि ये कोण फिर से कितने का हो जाएगा, 42 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो एक 42 एक 90, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 48 डिग्री का। अब फिर से क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अविलंब डालेंगे, यहाँ आपतन कोण का मान नहीं है 48 डिग्री, अविलंब डालेंगे, और अविलंब और आपतन कोण जो ये है इसके बीच का कोण फिर से कितना बनेगा, 42 डिग्री का। अब देखिए कि ये 42 डिग्री जो है ये क्रांतिक कोण है। तो अगर क्रांतिक कोण पर ही प्रकाश की किरण आ गई, तो प्रकाश की किरण आ गई तो ये अपवर्तन के बाद क्या होगी, सतह के साथ ही परावर्तित हो जाएगी, और ये सीधे सीधे क्या होगी, निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हवा का किरण प्रवेश किया कितने डिग्री के आपतन कोण पर, 48 डिग्री के आपतन कोण पर। तो ये 42 डिग्री का क्रांतिक कोण है, तो भाई 42 डिग्री से ज्यादा परावर्तित हुआ, और जब क्रांतिक कोण से अधिक का मान होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, मतलब उतना ही कोण बनाते हुए वापस आ जाएगी। अब ये 48 होगा तो ये वाला कोण कितना होगा, 42, दोनों मिलके 90 डिग्री है, दोनों मिलके कितने का है, 90 डिग्री का। तो एक 48 तो दूसरा 42। अब इस त्रिभुज में देखिए कि एक 90 42 तो ये 48, मतलब आपतन कोण कितने का हुआ, 42 डिग्री का। और जब ये 42 डिग्री का आपतन कोण हुआ तो 42 डिग्री के आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर, और जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण के बराबर के कोण से आपतित होती है तो यह सतह के साथ ही क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से क्या हुआ कि प्रकाश के किरण का पथ पूर्ण हो गया। आप एक अगला सवाल देखेंगे, एक अगला सवाल में अगर देखा जाए तो मैं दिखाता हूं आपको कि मान लीजिए कि ये एक कांच का ग्लास है, और ये एक कांच का ग्लास है इस तरीके से कि इसका भी अपवर्तनांक जो है वो 1.5 ही है, और इसके बारे में आपको दिया हुआ है कि क्रांतिक कोण इसका भी कितने का, 42 डिग्री। आपसे कहा गया कि ये जो है 45 डिग्री पर, और ये भी जो है कितने का, 45 डिग्री पर, मतलब यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में आपसे कहा गया ये कि एक प्रकाश की किरण जो है, एक प्रकाश की किरण जो है, एक प्रकाश की किरण जो है तो इसमें इस तरह से आपतित हो रही है, इसमें इस तरह से आपतित हो रही है कि यह जाए कैसे, तो ये जो जाएगी ये जाएगी सतह के लंबवत। आप देखें
ऐसे देखें कि ऐसे स्थिति में मैंने आपको क्या बोला कि ये भी 45 और ये भी कितने का 45 का। इसका क्रांतिक कोण C इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितने का 42 डिग्री। अब इसमें आपको कह क्या रहा है कि प्रकाश की किरण एक जो है सो यहां से ऐसे लंबवत आपतित होती है। तो जब लंबवत आपतित होती है तो आपको करना क्या है, इस प्रकाश का पथ पूर्ण करना है। तो प्रकाश के पथ को पूर्ण करने के लिए आप ये बात जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना दिशा परिवर्तन के सीधे निकल जाती है, मतलब यहां से ये इस तरीके से आएगी। अब आप ध्यान दें तो अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कोण कितने का होगा 45 डिग्री का। क्या यह 45 डिग्री आपतन कोण है? तो नहीं, यह आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ करना है। और जब अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना 45 डिग्री। क्यों कि कुल कितना है अभिलंब के साथ 90 डिग्री। अब देखिए कि ये 45 डिग्री पर आपतित हुआ, तो 45 डिग्री पर आपतित होने का मतलब ये होता है कि 42 डिग्री से ज्यादा है। क्रांतिक कोण से मान जो है इसका क्या है, आपतन कोण का ज्यादा है यहाँ पर। तो जब भी क्रांतिक कोण से अधिक मान पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, इसका मतलब इस प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस में क्या होता है कि प्रकाश की किरण उतना ही कोण बनाते हुए वापस हो जाती है, मतलब ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ही क्या होगी, वापस हो जाएगी। अब देखिए कि ये 45 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, जिसमें से एक 45 हो गया तो दूसरा भी कितना 45। अब ये 45 ये 45, तो ये कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये क्या होगी, बिना दिशा परिवर्तन के ही सीधे निकल जाएगी। और इस प्रकार से क्या हुआ कि इस प्रकाश के किरण का भी पथ क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। मतलब कि आपको ध्यान देना है कि जब भी प्रकाश की किरण 42 डिग्री से कम पर आपतित होता तो प्रकाश का अपवर्तन होता, 42 डिग्री पर आपतित होता तो सतह के साथ ही निकल जाता, और अगर 42 डिग्री से अधिक पर आपतित होता तो वो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता। ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाला वीडियो। और इसी के आधार पर हम लोग अगले दिन बात करेंगे किस चीज का, तो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ जो हैं सो उपयोग हैं। जैसे कि अगर पानी में हम कोई बल्ब जला देते हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक गोलाकार क्षेत्र ही हमको दिखाई पड़ता है, वृत्ताकार क्षेत्र ही दिखाई पड़ता है। दूसरी बात ये कि हम कभी कभी गर्मी के दिनों में सड़क पे चल रहे होते हैं तो हमको ऐसा एहसास होता है क्या कि सड़क पे, पक्की सड़क पे पानी डली हुई है, या फिर रेगिस्तान में भी ऐसा एहसास होता है कि हमको पता चलता है क्या कि कुछ दूर के बाद जो है सो पानी है। ये सब क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उपयोग है। और एक उपयोग ये भी है कि हम लोग जितना भी इंटरनेट यूज करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन के लिए जो वायर यूज करते हैं, वो वायर ऑप्टिकल फाइबर का बना हुआ होता है। उस ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें हम लोग जाने कि क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या शर्तें हैं, और कैसे छोटी छोटी सवालें इस पर मनाई जाती है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है।